हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रहलाद सारण और आज एक टॉपिक करेंगे राजस्थान के इतिहास का हम। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में यानी वैदिक सभ्यता जब आती है, उसके बाद में जो महाजनपद काल आता है, विदेशियों का जो आक्रमण रहता है, उस टाइम पर यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में और राजपूत काल स्टार्ट होने से बीच की टाइमिंग में राजस्थान में कौन-कौन से घटनाक्रम हुए थे, कौन-कौन से महाजनपद रहे थे और किन-किन विदेशी आक्रमणकारियों ने राजस्थान पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये टॉपिक आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा जनपद राजस्थान में कहाँ पर था, किस विदेशी आक्रमण ने कहाँ पर आक्रमण किया था, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉर्मली जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इनसे जुड़े हुए राजस्थान के बहुत सारे स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है, इन चीजों के बारे में। बाद में क्या होता है, वैदिक सभ्यता आती है और वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता का जो टाइमिंग मानते हैं ये लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की टाइमिंग मानी जाती है, राइट। इसमें 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी हमारा ऋग्वेदी काल आ जाता है और 1000 बीसी से 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व से उत्तर वेदी काल आ जाता है। उस टाइम पर राजस्थान के दो स्थल देखने को मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक आता है गंगा नदी का तरखान वाला, ठीक है। एक नाम तो ये रखना, तरखान वाला डेरा। तरखान वाला डेरा जो है ये जगह कहाँ पर है, ये आती है आपकी गंगानगर जिले में और ये बीकानेर का क्षेत्र आ जाता है अनूपगढ़। ये दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल सा ये आता है कि राजस्थान में आर्य सभ्यता कालीन स्थल कौन से हैं या वैदिक सभ्यता से संबंधित राजस्थान में स्थल कौन कौन से आ जाते हैं। तो उनसे जुड़े आप क्या थे, अनूपगढ़ और तरखान वाला डेरा। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया है कि राजस्थान में आर्य सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा तरखान वाला डेरा मिल जाता है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत जगह थी, ठीक है। नो है जो कि भरतपुर में है, एक जोधपुरा जगह है जो कि जयपुर में आती है। सुनारी सभ्यता जो रही है झुंझुनू में, ये लोग विभिन्न सभ्यताएं होती है क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यानी 1000 बीसी के बाद में 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच की जो टाइमिंग है ये उत्तर वैदिक काल कहलाती है। और इसी उत्तर वैदिक काल में किसकी शुरुआत होती है, लोहे की शुरुआत होती है, लोहे सभ्यताओं का विकास होता है। और राजस्थान में इनकी बात करें तो एक जो जयपुर वाला एरिया है, जयपुर में एक जगह आती है जोधपुरा सभ्यता, तो ये भी इसी से संबंधित आ जाती है। एक आपको याद होगा झुंझुनू में सुनारी सभ्यता है, जहां से हमें प्राचीन लोग लाने की भट्टियां मिली थी, सुनारी सभ्यता। भरतपुर में एक नो सभ्यता है, ये लोग इन सभ्यताओं के तौर पर आ जाती है, इनका संबंध कहीं ना कहीं आर्य सभ्यता से भी रहता है। तो नॉर्मली ये तो पहली बात हो गई, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं कि स्थल कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका। आर्य सभ्यता की बस्तियां कहाँ कहाँ पर थी राजस्थान में, तो तरखान वाला डेरा और अनूपगढ़ आ जाता है। इसके बाद में क्या होता है, दो चीजें होती है, ठीक है। इसी टाइम पर महाजनपद काल, पूरा देश जो है 16 महाजनपदों में डिवाइड हो जाता है और उसी टाइम पर राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज थोड़ा सा जो आपको समझनी है, वो समझनी है महाभारत के टाइम की बात, ठीक है। चलिए अगर इनको मैं मिटा दूं, महाभारत के टाइम की बात करें कि राजस्थान में महाभारत के टाइम पर कौन कौन सी जगह थी और किस क्षेत्र को हम किस किस नाम से जानते थे और राजस्थान में महाभारत के अवशेष कहाँ कहाँ से मिलते हैं। एक शब्द जो नॉर्मली आप जानते हैं कि महाभारत के टाइम पर जो हमारे बीकानेर का जो भूभाग था इसको नॉर्मली क्या कहा जाता था, तो महाभारत के टाइम पर उसको कुरु जंगला कह देते थे। जो हमारा जांगल प्रदेश है इसको क्या कह देते थे, कुरु जांगला कह देते थे। जो मारवाड़ का एरिया है, मारवाड़ यानी वर्तमान का जोधपुर का एरिया है, ये मारवाड़ का एरिया क्या कहलाता था, मरुकांतर कहलाता था। क्या कहलाता था, मरुकांतर कह देते थे। तो क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल सा आता है कि जंगल प्रदेश को या बीकानेर के आसपास के भूभाग को महाभारत के टाइम पर किस नाम से जाना जाता था, कुरु जांगला, और मारवाड़ क्षेत्र को मरुकांतर कह देते थे। और इसी क्षेत्र में जो नागौर का एरिया है इसको क्या कह देते थे, अहित छत्रपुर कहलाता था। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में अहित छत्रपुर किसको कहा जाता था, नागौर को, जो सांबर के चौहानों की राजधानी भी रही थी। और उसी टाइम पर एक क्वेश्चन आता है कि जाति रहती थी सालो जाति, ये महाभारत कालीन सालो जाति राजस्थान में कहां पर, तो भीनमाल जो कि जालोर में है, ठीक है, सांचौर जो इस क्षेत्र में आता है। चलिए, तो भीनमाल, सांचौर और आबू का एरिया है, यहाँ पर एक जाति रहती थी सालो जाति। एक सालो जनपद आएगा वो अलग आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप ये रखिए, महाभारत काल में सालो जाति का उल्लेख राजस्थान में कहां पर मिलता है, भीनमाल और जालोर के एरिया में भीनमाल और सांचौर के एरिया में देखने को मिलता है। ये महाभारत की टाइम है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपका कि राजस्थान में महाभारत के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। एक तो जयपुर में सभ्यता है बैराट सभ्यता, तो एक तो जयपुर की जो बैराट सभ्यता है, इस बैराट सभ्यता से हमें अवशेष देखने को मिलते हैं महाभारत के। एक भरतपुर में एक जगह है नो सभ्यता हमें मिली थी भरतपुर में, तो नो सभ्यता।
ये क्वेश्चन आपका पहले भी 3 बार आया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि महाभारत कालीन अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं? तो बैराठ में भी मिलते हैं और नौ में भी मिलते हैं। नौ भरतपुर में आती है और बैराठ जो आ जाती है ये आपकी जयपुर जिले में आ जाती है, जो बैराठ सभ्यता रही थी, यहाँ से हमें महाभारत के अवशेष देखने को मिलते हैं। राइट, ये तो हो गई वैदिक काल की बात, हो गई आर्य सभ्यताओं की बस्तियां हो गई, और फिर महाभारत के टाइम की बात हो गई कि राजस्थान में अवशेष कहाँ से होते हैं। फिर आता है हमारा महाजनपद वाली चीज, कि जब महाजनपद काल में डिवाइड हो गया था पूरा देश, 16 महाजनपद में आया था, उस टाइम पर राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे और अलग अलग जनपदों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। महाजनपद की बात करते हैं तो कुछ मेन जनपद आते हैं। चलिए, पहला ही पहला हमारा जनपद आता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद कहाँ कहाँ पर था? मत्स्य जनपद जो है कहाँ कहाँ पर था? देखिए, ये अलवर का क्षेत्र है, भरतपुर का क्षेत्र है, और जयपुर का थोड़ा सा हिस्सा, और करौली का थोड़ा सा हिस्सा, ये आ जाता है अलवर भरतपुर का एरिया जो है, और जयपुर का थोड़ा सा ही मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी होती थी विराटनगर। जयपुर में जो बैराट सभ्यता है, जयपुर की जो बैराट सभ्यता है, इसी को क्या कह देते हैं? विराटनगर, या फिर इसी को आप विराटपुर भी कह सकते हैं। तो विराटपुर कह दीजिए, विराटनगर कह दीजिए, ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। राइट, कौन कौन सा? आधुनिक जयपुर का थोड़ा सा हिस्सा, अलवर का एरिया, भरतपुर का मध्यवर्ती क्षेत्र आता था, और राजधानी होती थी विराटनगर। अब देखिए दूसरी चीज, इस मत्स्य जनपद का जो हमें जानकारी मिलती है, ये मिलती है ऋग्वेद में। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है कि राजस्थान में कौन सा जनपद था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। तो मत्स्य जनपद की जानकारी हमें ऋग्वेद में देखने को भी मिलती है। राइट, ये तो हो गया, एक जनपद हो गया मत्स्य जनपद। क्वेश्चन आएगा कि मत्स्य जनपद कहाँ का, राजस्थान के किस भौतिक भूभाग पर था, या फिर मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। राइट, दूसरा अवंती जनपद, जिसका संबंध राजस्थान से नहीं था। अवंती जनपद जो है वो इस साइड में आता था, यानी राजस्थान का जो मध्य प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है राजस्थान की, सबसे ज्यादा सीमा इन्हीं के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। तो अवंती जनपद जो होता था वो यहाँ होता था मध्य प्रदेश में। ये राजस्थान का थोड़ा सा सीमा टच करने वाला एरिया है, यहाँ पर ये टच करता था। ठीक है, चलिए, तो इसका बस इतना याद रखना है, यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन करने नहीं है। मत्स्य जनपद के बाद में जो राजस्थान में जनपद आता है, ये आता है कुरु जनपद आता है। अब ये आता है कि कुरु जनपद राजस्थान के कौन कौन से जिलों में था? उत्तरी अलवर में, अलवर का जो ये उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी अलवर के अंतर्गत आता था कुरु जनपद। और इस कुरु जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी इंद्रपत। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आएगा। एक तो ये कि कुरु जनपद राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? उत्तरी अलवर से संबंधित है। यहाँ पर ये उत्तरी अलवर है, कुरु जनपद में आता था, और कुरु जनपद की राजधानी इंद्रपत हुआ करती थी। चलिए, फिर आपका एक आता है सूरसेन जनपद, ये भी इंपोर्टेंट है। सूरसेन जनपद राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में आता? ये देखिए, भरतपुर का एरिया है, धौलपुर का एरिया है, करौली का एरिया है। राजस्थान में जो अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली का जो क्षेत्र है, ये सूरसेन जनपद में आता था। और इस सूरसेन जनपद की राजधानी जो हुआ करती थी, वो राजधानी हुआ करती थी मथुरा, इसकी राजधानी थी। मथुरा का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण जी से। ठीक है, अब कृष्ण जी जो रहे हैं वो किससे संबंधित है, किस जनपद से थे? वो सूरसेन जनपद से संबंधित थे। और सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा राजधानी रही थी। और कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो याद रखना है, जो अलवर का जो एरिया है वो कुरु जनपद में भी आ जाता है, सूरसेन जनपद में भी आ जाता है, और मत्स्य जनपद में भी आ जाता है। ये महाजनपद हो गए, तीन तीन महाजनपद हो गए। क्लियर है? कौन से तीन महाजनपदों का संबंध राजस्थान से? मत्स्य महाजनपद, कुरु महाजनपद, और सूरसेन महाजनपद का संबंध हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है? महाजनपद के बाद में अगर हिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान डालेंगे तो आपको याद आएगा कि इसी टाइम पर जो मगध जो है वो स्वतंत्र होता है। मगध एक दूसरे जनपदों पर अधिकार करता है, एक शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर उभरता है, और उसी के बाद में कुछ विदेशी जातियों का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण हुआ था। राइट, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पर ये इधर जो पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, और ये पंजाब का जो एरिया है, यहाँ पर कुछ जो जातियां रहती थी पाकिस्तान की साइड में और पंजाब के क्षेत्र में, वो जातियां सिकंदर के आक्रमण के बाद में कहां पर आ गई? राजस्थान में आ गई। और राजस्थान में अलग अलग गणराज्यों का उदय हुआ, अलग अलग जनपदों का उदय हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी जातियां राजस्थान में सिकंदर के आक्रमण के बाद में आई थी, कौन कौन सी रही थी? सबसे पहले आई थी योधेय जाति। अब योधेय जाति राजस्थान में कहां पर आई थी? योधेय जाति आई थी गंगानगर का जो हनुमानगढ़ का ये एरिया है, इसको योधेय प्रदेश कहते हैं। तो क्वेश्चन दो टाइप से आएगा। योधेय प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता था? गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया को। या योधेय प्रदेश राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया जो है ये योधेय जनपद आता था। और माना जाता है कि हनुमानगढ़ में जो रंग महल सभ्यता है
ये नॉर्मली योदय जनपद की राजधानी भी रही थी कोई टाइम पर। हालांकि इसके बारे में और विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक बार ये समझिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। दूसरी अर्जुनैन जाति आई थी। अर्जुनैन जाति जो आई थी ये राजस्थान के अलवर के क्षेत्र में, ये अलवर का एरिया जो है, यहाँ पर एक जनपद, दूसरा जनपद आया अर्जुनैन जनपद। तो क्वेश्चन यही आपका कि अर्जुनैन जनपद राजस्थान के किस जिले में विस्तृत था, अलवर के क्षेत्र में। यहीं पर एक और जाति आई थी सालो जाति, जिनका सालो जनपद की बात करते हैं। इसी का मैं कह रहा था कि कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए सालो जनपद की बात करते हैं तो ये अलवर के एरिया में आता है, खास तौर से जो दक्षिणी अलवर का एरिया आता है उसमें नॉर्मली रहता था। ठीक है, तो सालो जनपद यही हो गया, अर्जुनैन जनपद है वो भी यही हो गया। अब सालो जाति की बात करते हैं तो ये क्षेत्र आ जाता है। महाभारत के टाइम पर हम सालो जाति की जो बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि राजस्थान में महाभारत के टाइम पर जो सालो जाति रहती है, ये सालो जाति भीनमाल और सांचौर के एरिया में रहती है। यहीं पर एक और जनपद था जो राजन्य जनपद था। राजन्य जनपद आता था वर्तमान का जो अलवर का भरतपुर का एरिया है वहां पर। तो 3 जनपद हो गए यहाँ पर मैन, योदय जनपद गंगानगर हनुमानगढ़ में, अर्जुनैन जनपद अलवर के क्षेत्र में, सालो जनपद अलवर के क्षेत्र में, राजन्य जनपद भरतपुर के क्षेत्र में। तो 4 जातियां ये होगी जो 4 जनपद आते हैं। इसके बाद में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मालव जाति आई थी। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें 2 जाति थी, सीवी जाति और मालव जाति। मालव जाति पहले नॉर्मली पाकिस्तान के क्षेत्र में थी, पर पंजाब के क्षेत्र में, फिर राजस्थान में आई। राजस्थान में आने के बाद में इन्होंने जो अपना मूल स्थान बनाया था वो टोंक के आसपास का एरिया, यानी टोंक का हो गया, दक्षिणी जयपुर का हो गया, अजमेर का जो एरिया है दौसा का थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पर जो है मालव जनपद आया था, यानी मालव जाति निवास की थी। इनकी जो राजधानी होती थी वो करकोट नगर हुआ करती थी। राजधानी कौन सी होती थी? करकोट नगर। और ये करकोट नगर वर्तमान में किसको कहते हैं? ये करकोट नगर वर्तमान में नगर को कहा जाता है। टोंक जिले में एक जगह है ना नगर, जो है ये नगर जो है पहले क्या कहलाता था? करकोट नगर कहलाता था, और ये मालव जनपद की राजधानी होती थी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है आपका एग्जाम में, पहले भी आया है कि मालवों के शक्ति का केंद्र कौन सा था? मालवों के शक्ति का केंद्र तो जयपुर था, ये जयपुर पास में ही है, तो वर्तमान में मालवों के शक्ति का केंद्र जयपुर आ जाता है। तो ये मालव जनपद जो था ये नॉर्मली टोंक के जिले में स्थित था, टोंक के आसपास के भूभाग में था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी करकोट नगर। करकोट नगर वर्तमान में नगर कह देते हैं, और नगर वर्तमान में टोंक जिले के अंतर्गत आता है। इनमें एक सबसे ताकतवर शासक हुए थे सोम, ठीक है, जिन्होंने लगभग 225 ईस्वी के दौरान दुश्मनों को हराने के बाद में एक यज्ञ करवाया था, एक षष्ठी यज्ञ करवाया था। तो ये याद रखना कि मालव जनपद के किस शासक ने एक षष्ठी यज्ञ करवाया था? सोम ने करवाया था। और बाद में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आप एक बार बेसिक चीजें समझिए, क्योंकि बाद में जो गुप्तों का आक्रमण होगा तभी इन जनपदों की बात आएगी। तो यहाँ से अगर कभी पूछ ले कि मालव जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो पुरातात्विक स्थल हमारा नगर है, तो मालव जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं? नगर से मिले हैं। और टोंक में जो नगर है उसी के पास में एक और जगह आती है रेड सभ्यता। एशिया में सिक्कों का सर्वाधिक सिक्कों का भंडार जो मिला था, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, ये भी टोंक में है। तो मालव जनपद के सिक्के हमें नगर से भी मिलते हैं और रेड से भी मिलते हैं, दोनों जगह से देखने मिलते हैं। एक और जाति आई थी राजस्थान में इसी टाइम पर, सीवी जाति। और सीवी जनपद जो राजस्थान में रहा था, ये सीवी जनपद कहाँ पर रहा था? सीवी जनपद का केंद्र था चित्तौड़ और मेवाड़ का एरिया, यानी चित्तौड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, यहाँ पर सीवी जाति थी जिसको हम सीवी जनपद कहते हैं। और मेवाड़ को प्राचीन काल में सीवी भी कहा जाता था। इनकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। मध्यमिका को वर्तमान में हम नगरी कह देते हैं, और नगरी है कहाँ पर? नगरी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आती है। तो याद रखना है कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? नगरी, यानी प्राचीन काल में क्या कहते थे? मध्यमिका। और बाद में ये क्षेत्र प्रागवाट कहलाया था, मेरपाट कहलाया था, जो मेवाड़ के प्राचीन नाम आते हैं। तो यहीं से आपका क्वेश्चन आता है कि सीवी जाति की या सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? तो नगरी से देखने को मिलते हैं हमें, राइट। तो ये सीवी जनपद कहाँ पर था? चित्तौड़ मेवाड़ के एरिया में सीवी जनपद रहा था। चलिए एक चीज और जो आती है, पाणिनि का नाम आपने सबने सुना होगा, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी ग्रंथ, राइट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख है या किस जाति की जानकारी मिलती है? तो नॉर्मली ये सीवी जनपद जो है, इस एरिया का सीवी जाति जो है, उसका उल्लेख हमें अष्टाध्यायी में भी देखने को मिलता है, जो किसकी है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मत्स्य जनपद का जिस तरह से ऋग्वेद में उल्लेख था, उसी प्रकार से सीवी जाति का अष्टाध्यायी में उल्लेख देखने को मिलता है। ये तो हो गए राजस्थान के अलग अलग जनपद हो गए, महाजनपद हो गए। यहां से आप सिंपली याद रख सकते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सा जनपद था।
अब बात आती है इसी टाइम पर और क्या क्या घटना घटित हो रही थी, विदेशियों का आक्रमण होता है। राइट, चलिए यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले राजस्थान में अगर भारत की बात करें तो यूनानी आक्रमण करते हैं। ठीक है, यूनानी आक्रमण करते हैं। यूनानी, जिनको हम ऐतिहासिक ग्रंथों में यवन नाम दे देते हैं, या फिर इंडो ग्रीक नाम से आप बहुत अच्छे से समझोगे तो इंडो ग्रीक कह देता हूं मैं, ताकि क्योंकि राजस्थान में ये शब्द आप बहुत बार पढ़ते हैं तो इसी से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले भारत में अगर बात करते हैं तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले किस यूनानी ने आक्रमण किया था, पहला आक्रमण। तो हम पहले आक्रमण का नाम पढ़ते हैं डेमेट्रियस। सबसे पहले भारत में आक्रमण किसने किया था? डेमेट्रियस के द्वारा किया गया था आक्रमण। कब हुआ था? यह लगभग हुआ था 183 बीसी में, यानी 183 बीसी यानी ईसा पूर्व से पहले ये आक्रमण हुआ था। इसके बाद में क्या होता है, इसका एक नया शासक आता है। डेमेट्रियस के बाद में यूनानियों का राजा बनता है मिनाडर। मिनाडर जो शासक बना था, ये शासक बना था लगभग 120 बीसी से लेकर 160 बीसी तक, यानी ये उल्टा होना चाहिए, मैंने आगे लिख दिया, बीसी में से उल्टा चलता है। ठीक है, तो ये लगभग शासक बना था 160 बीसी से लेकर 120 बीसी के बीच में। और राजस्थान में इसने जब आक्रमण किया था, राजस्थान में जब इसने आक्रमण किया था, राजस्थान पर आक्रमण जो हुआ था, ये लगभग 150 बीसी के टाइम पर इसने राजस्थान में आक्रमण किया। अब प्रमाण कहां मिलते हैं? देखिए, आपने एक बैराट सभ्यता पढ़ी है। राइट, बैराट सभ्यता हमारी जयपुर में आती है। और बैराट सभ्यता में एक क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़ते हैं, कौन सा? कि यूनानी शासक मिनेडर की मुद्रा राजस्थान में किस सभ्यता से मिलती है? बैराट सभ्यता से। ये भी पढ़ते हैं कि राजस्थान में इंडो ग्रीक मुद्रा के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो इंडो ग्रीक मुद्रा के प्रमाण भी हमें कहां से मिलते हैं? बैराट से देखने को मिलते हैं। हालांकि स्टार्टिंग टाइम पर नॉर्मली क्या हुआ था, स्टार्टिंग टाइम पर नॉर्मली इन्होंने आक्रमण किया था राजस्थान की मध्यपिका पर किया था। पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य, जो ग्रंथ आता है उसमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने सबसे पहले नॉर्मली यहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन इनको रोक दिया गया था नॉर्मली। बाद में उन्होंने आक्रमण करके खास तौर से बेराट की सभ्यता है, नगरी है, नलियासर है, वहां पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि जो यूनानी शासक है उनके सिक्के राजस्थान में कहाँ से? बेराट से मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ में नगरी है वहां से मिलते हैं, और एक जगह और आ गई नलियासर से। ठीक है, तीनों के नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे मैं बता दूंगा। एक तो ये कि यूनानी शासकों के सिक्के इंडो ग्रीक सिक्के राजस्थान में कहां कहां से? बैराट, नलियासर, नगरी से। दूसरा, इंडो ग्रीक की मुद्राएं राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है? बैराट सभ्यता से। यूनानी शासक मिनेडर की मुद्रा राजस्थान में कहां से मिली है? बैराट सभ्यता से देखने को मिलती है। तो ये यूनानियों का आक्रमण रहता है राजस्थान में, पहले जो आक्रमण हुआ था, और 3 जगह का नाम याद रखिए। उसके बाद में क्या होता है? इनके आक्रमण होने के बाद में राजस्थान में जो आक्रमण होता है वो होता है सीतियन जाति का। भारत पर ही होता है तो राजस्थान में भी होगा। सीतियन जाति, सीतियन जाति में 3 जातियां। सीतियन किसको कहते हैं? सीतियन नॉर्मली सुमल रूप से कहा जाता है जो कुषाण रहे थे, कुषाण रहे थे, राइट, जो शक रहे थे, और जो पहलव रहे थे। ठीक है, ये रहते हैं। और बाद में हुणों का आक्रमण होगा तो हुणों का हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में इन सीतियन जाति का राजस्थान में आक्रमण होता है। और सीतियन जाति में लगभग 1 शताब्दी ईसा पूर्व में, 1 शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले सीतियन, यानी कर दीजिए सीतियन जाति का आक्रमण राजस्थान में आक्रमण होता है 90 बीसी, यानी 90 ईसा पूर्व में ये राजस्थान में आक्रमण करते हैं। अब सबसे पहले हमें जानकारी, कुषाणों का आक्रमण होता है। कुषाणों का आक्रमण जो हुआ था, तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह की बात आती है वो आती है योधेय। अब योधेय आपको बताना पड़ेगा कमेंट में ताकि याद हो जाए। योधेय प्रदेश कहते थे, जो ये गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया है, ये योधेय प्रदेश कहलाता था। राइट, इसको हम योधेय प्रदेश कहते हैं। अब योधेय प्रदेश जो एरिया है, यहाँ पर कुषाणों का आक्रमण होता है। जानकारी कहाँ से मिलती है? हनुमानगढ़ जिले में एक सभ्यता है रंगमहल सभ्यता। राइट, हमने पढ़ा होला, हेनरी जो रहे थे स्वीडिश दल के, उन्होंने इस स्थल की खोज की थी। रंगमहल सभ्यता से हमें कुषाण कालीन सिक्के मिलते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछे कि कुषाण सिक्के राजस्थान में कहां से मिले हैं, तो पहला आंसर होगा आपको रंगमहल से मिलते हैं, जहां से कुषाण प्रथम और कुषाण तृतीय के सिक्के हमें यहाँ से ज्यादा मिलते हैं। दूसरा, नलियासर से एक कुषाण शासक रहे थे जिनका नाम है हुविसक, याद रखना। और हुविसक का जो सिक्का मिलता है, ये हमें सिक्का मिलता है नलियासर से सिक्का मिलता है। राइट, 2 प्रमाण हो गए। इसके अलावा नॉर्मली हमें सांबर जो है, सांबर झील है जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, सांबर से भी नॉर्मली कुषाणों के सिक्के देखने को मिलते हैं। तो आप नॉर्मली यहाँ पर 3 चीजें याद रख सकते हैं कि राजस्थान में
नॉर्मली कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से? रंग महल योधेय प्रदेश पर आक्रमण हुआ था इनका। हुई सिक्का नलियासर में सिक्का मिलता है और सांबर का। या फिर पूछ ले कि कुषाणकालीन प्रथम और तृतीय के सिक्के कहाँ से हैं, तो योधेय प्रदेश में रंग महल से हमें ये सिक्के देखने को मिलते हैं। अब इसी टाइम पर दो चीजें और होती है। लगभग मान के चलें कि पूर्वी राजस्थान में 83 बीसी से लेकर 119 एडी तक, ठीक है, 119 एडी तक और 83 बीसी से लगभग यहाँ पर इनका आक्रमण रहता है। इसी टाइम पर मरु प्रदेश जो है हमारा, साबरमती का एरिया, यहाँ पर इनका अधिकार हो जाता है। और यहाँ से प्रमाण हमें देखने को मिलता है कि इस टाइम पर क्या हुआ था कि कुछ प्रतिमाएं, मूर्ति या स्थापत्य शैली का विकास हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है नाद की शिव प्रतिमा। आपसे बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा और आपने देखा भी होगा, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नाद की शिव प्रतिमा कहाँ से मिली है। नाद की शिव प्रतिमा जो है ये राजस्थान में कहाँ से मिलती है? और नाद की शिव प्रतिमा राजस्थान में मिलती है अजमेर जिले से। ये हमारा अजमेर जिला है, अजमेर से मिलता है। एक आता है कि कुषाणकालीन स्त्री का धड़ कहाँ से मिली है? कुषाणकालीन स्त्री की धड़। और एक अश्व का प्रमाण यानी अश्व घोड़े की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो ये दोनों हमें मिलती है सांबर से, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा है कि सांबर में भी उनका सिक्का मिला था। तो इस टाइम पर कुछ स्थापत्य शैली का विकास होता है। तो कुषाण से रिलेटेड इतने आपको याद रखने हैं। कुषाण के सिक्के कहाँ से? रंग महल से, नलियासर से, सांबर से, शिव की नाद प्रतिमा अजमेर से, स्त्री का धड़ और अश्व की प्रतिमा सांबर से। अब इसके बाद में नॉर्मली क्या होता है? इसके बाद में ये होता है कि कुछ और शासक हैं जिनका नॉर्मली राजस्थान में आक्रमण होता है। उन्हीं की हम नॉर्मली बात करते हैं कि किन का आक्रमण होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो राजस्थान पर आक्रमण करते हैं वो करते हैं शकों का आक्रमण होता है। कुषाणों के बाद में राजस्थान में शकों का आक्रमण हुआ था। इनका आक्रमण की टाइमिंग रहती है लगभग 130 एडी से लेकर 150 एडी तक नॉर्मली आक्रमण रहा था। और शकों में सबसे इंपॉर्टेंट शासक आते हैं रुद्रदामन। आपने रुद्रदामन का अभिलेख बहुत बार तो देखा होगा, सुना भी है कि रुद्रदामन का अभिलेख मिला था। ये शक शासक थे। रुद्रदामन ने जब आक्रमण किया था तो सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया था योधेय पर, और योधेय को इन्होंने जीत लिया था, राइट। तो योधेयों का आक्रमण रहा है यहाँ पर, जो कि योधेय के क्षेत्र में आता है। इन्होंने मालव जनपद भी आक्रमण किया था। तो यहाँ पर लेकर नॉर्मली शकों का आक्रमण हो गया और पहले कुषाणों का आक्रमण हो गया। इसी टाइम पर मालव जनपद है, योनेय जनपद है, अर्जुनैन जनपद है, इन सब की हम बात पढ़ते हैं। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि एक नया राजवंश आता है। कौन सा? गुप्त वंश आता है। और गुप्त राजवंश का शासनकाल लगभग रहा था 320 से लेकर 550 एडी तक। और इसी टाइम पर राजस्थान में जो अलग अलग गणराज्य थे, अलग अलग गणराज्य का मतलब आपको याद होंगे। यहाँ पर कौन सा था? योधेय जनपद है, यहाँ पर अर्जुनैन है, राजन्य है, सालव जनपद आ गया है। इसके अलावा झालावाड़ के क्षेत्र में एक ओलिंकर वंश आता है। झालावाड़ के क्षेत्र में एक वंश आता है जिसका नाम आता है ओलिंकर वंश। याद रखना है कि राजस्थान में ओलिंकर वंश कहां पर था? यहां पर था। एक कोटा में नाम हो रहा था मोखरी वंश। कोटा के क्षेत्र में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था मोखरी वंश। नाम याद रखना है, ये यहां पर है, ठीक है। बयाना जो है, भरतपुर में बयाना जो है, बयाना में एक वरीक वंश के बारे में आप पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया भी है कि वरीक वंश का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो बयाना से है। ये गुप्तों के टाइम में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंश हुआ करते थे। तो गुप्तों में नॉर्मली आपको याद हो समुद्रगुप्त जो था उसकी प्रशस्ति मिलती है। समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति मिलती है। कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। और उसी से हमें जानकारी मिलती है नॉर्मली कि इस टाइम पर गुप्तों ने राजस्थान के जो जितने भी गणराज्य थे उन पर अधिकार कर लिया था। पूर्ण अधिकार नहीं किया था, यानी उनको जीत लिया था और उनके नीचे अधीन होकर शासन करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी टाइम पर गुप्तों के सर्वाधिक सिक्के मिले हमें 9 से, ठीक है। बयाना से मिलते हैं, एक तो बयाना से, यहां से हमें बयाना से नील की खेती के अवशेष भी मिलते हैं। और गुप्तकालीन सिक्के मिले थे 2000। तो एक क्वेश्चन ये आपका कि गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के कहां से मिलते हैं? बयाना, भरतपुर से देखने मिलते हैं। इसी टाइम पर बयाना में हम राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी देखते हैं। पहला विजय स्तंभ कहां पर है राजस्थान में? पहला विजय स्तंभ आता है बयाना में। और ये पहला विजय स्तंभ किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त का ही था। बाद का नेपोलियन जिसको हम कह देते हैं, समुद्रगुप्त का ही देखने मिलता है। और यहीं से हमें बयाना से चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उनके सिक्के भी वहां से हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टोंक में जो रेड सभ्यता है, रेड सभ्यता से भी हमें गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा अजमेर में एक जगह है अहेडा, अहेडा से भी हमें गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं। तो याद रखना है गुप्तकालीन सिक्के राजस्थान में कहां कहां से? बयाना,
अहेडा और रेड से देखने मिलते हैं। और माना जाता है कि इस टाइम पर नॉर्मली सब शासकों ने, इस टाइम पर जब ये शकों के जो शासक थे, कौन था, रुद्रदामन का जो शासन रहा था, तो रुद्र शासकों में इसके बाद में एक शासक आए थे रुद्र सिंह। और रुद्र सिंह को किसने हराया था, रुद्र सिंह को हराया था चंद्रगुप्त ने। गुप्तों के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त। तो गुप्तों ने राजस्थान पर आक्रमण किया तो शकों के रुद्र सिंह को हराकर शकों को राजस्थान से बाहर खदेड़ दिया और इस क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण कर लिया था। ठीक है, चलिए यहां तक स्थिति ठीक थी। 320 से लेकर 320 ईस्वी से लेकर ये स्थिति मान के चलिए 503 तक राजस्थान में ऑलमोस्ट गुप्त वंश का शासन रहता है। लेकिन 503 में क्या होता है, हूण आक्रमण हो जाता है राजस्थान में। तो पहली पहली चीज, हूणों का आक्रमण किसके टाइम पर हुआ था, गुप्तों के टाइम पर हुआ था। और हूणों में सबसे पहले आक्रमण किया था, वो आक्रमण किसने किया था, तोरमन ने किया था। किसने किया था, तोरमान ने सबसे पहले राजस्थान पर आक्रमण किया था 503 ईस्वी के दौरान। हूणों का जो गुप्तों के टाइम पर आक्रमण होता है, इस टाइम पर गुप्तों में शासन कौन कर रहा था, गुप्तों में शासन कर रहा था सकंद गुप्त। तो सकंद गुप्त को नॉर्मली हराकर इस क्षेत्र पर वो अधिकार कर लेते हैं। ज्यादा शासन नहीं कर पाते लेकिन थोड़ी सी आ रहती है। ठीक है, इसी के बाद में ये ठीक था। लेकिन इसके बाद में 6ठी शताब्दी में तोरमल जो था उसका एक बेटा था जिसने दोबारा आक्रमण किया था, जिसका नाम राजस्थान के इतिहास में बहुत बार हम पढ़ते हैं, मिहिर कुल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो हूण शासक मिहिर कुल जो है वो 6ठी शताब्दी में आक्रमण करता है और राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र को जीत लेता है। और इसी टाइम पर बारडोली का शिव मंदिर भी बनता है। अगर आपको याद है, बारडोली का शिव मंदिर भी इसी टाइम पर बना था। ठीक है, तोड़ों का आक्रमण हो जाता है गुप्तों के टाइम पर। इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन हम विराट सभ्यता का भी पढ़ते हैं। विराट सभ्यता में क्वेश्चन आता है कि किस हूण आक्रमणकारी ने विराट सभ्यता को विध्वंस कर दिया। तो माना जाता है दशरथ शर्मा जी के अकॉर्डिंग कि मीर कुल ने विराट सभ्यता का विनाश किया था। तो ये याद रखना है कि हूण शासक किसने है वो आक्रमण किया था। यहां तक चीजें ठीक थी। इसी टाइम पर हम मेवाड़ की स्थिति भी पढ़ते हैं। मेवाड़ में अगर आपको याद है, अल्लट एक शासक हुए थे और अल्लट ने नॉर्मली क्या किया था, हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। तो वो भी चीज हम पढ़ते हैं, तो वो भी याद रखना है कि हूण शासक जो हरिया देवी जो थी उसके साथ विवाह है वो किसने किया था। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, दो चीजें। अब एक बार फिर से इस चीज को मैं मिटा देता हूं ताकि चीजों को दोबारा आपको समझा सकूं। अब आप एक बार मालव जनपद को याद कीजिए। आप मालव जनपद कमेंट करके बताओ कि मालव जनपद राजस्थान में कहां कहां पर था। हूणों का आक्रमण हो गया गुप्तों के टाइम पर, मालव जनपद कहां पर था। तो आपको याद आएगा कि इस टाइम पर मालव जनपद जो है राजस्थान में कहां पर आता है। मालव जनपद टोंक के आसपास का एरिया जो था, इसके क्षेत्र में एक जनपद हुआ करता था, मालव जनपद हुआ करता था। राइट, और मालव जनपद के शासक हुए थे, एक जो इंपोर्टेंट शासक हुए थे, यशोवर्मन। ये बहुत ताकतवर शासक हुए थे। तो यशोवर्मन ने नॉर्मली क्या किया, यशोवर्मन ने मिहिर कुल को हरा दिया। हूण शासक जो मिहिर कुल था जिसने राजस्थान पर आक्रमण किया था, मिहिर कुल के बीच में और मालव जनपद के शासक यशोवर्मन के बीच में युद्ध होता है और मिहिर कुल इसमें क्या करते हैं, मिहिर कुल हार जाता है और हूण राजस्थान से बाहर चले जाते हैं। अब जब तक यशोवर्मन रहा था तब तक चीजें ठीक थी, सही तरीके से चल रही थी। लेकिन यशोवर्मन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में इनके दिन जो छोटे छोटे गणराज्यों की जो हम बात कर रहे थे वो दोबारा लड़ाइयां करना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ते हैं, साम्राज्य विस्तार की कोशिश करते हैं। उसी टाइम पर उत्तरी भारत में, क्या था, एक नया राजवंश उभर के आया था उत्तरी भारत में, पुष्यभूति वंश। आपने नाम सुना होगा, पुष्यभूति राजवंश जो था जिसको वर्धन वंश भी कहते थे। और इसी राजवंश में एक महान शासक हुए थे, कौन से, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने नॉर्मली जब राजस्थान की, यशोवर्मन की मृत्यु होने के बाद में राजस्थान की स्थिति जब डामाडोल हो रही थी, स्थिति खराब हो रही थी, उसी बात में उत्तरी भारत में पुष्यवंती वंश के हर्षवर्धन ने एकाधिकार कर लिया, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और फिर से एक बार शांति कायम हो गई थी राजस्थान में। लेकिन प्रॉब्लम होती है ये कि 648 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले राजस्थान में हर्षवर्धन के टाइम पर दो तीन चीजें होती है। एक तो इसी टाइम पर एक चीनी यात्री आता है, एक चीनी यात्री आया था, हेनसांग जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। राइट, हर्षवर्धन के टाइम पर आता है। और यह हेनसांग जो है राजस्थान में दो स्थलों की यात्रा वृत्तांत में जानकारी मिलती है, एक तो बेराट की जानकारी मिलती है और एक भीनमाल की जानकारी मिलती है। राइट, तो याद रखना है, भीनमाल और बेराट की यात्रा की थी हेनसांग, जो कि इसी हर्षवर्धन के टाइम पर राजस्थान में आया था। राइट, चलिए दूसरा इसी टाइम पर नॉर्मली
में जानकारी मिलती है। एक बाणभट्ट ग्रंथ है, अगर आपको याद है, ठीक है, सॉरी, बाण हरचरित्र ग्रंथ आता है एक, नाम रखना, हरचरित्र ग्रंथ। ये बाणभट्ट ने लिखा था और इससे भी इन्हीं के शासनकाल में रहे थे। इन्हीं से हमें नॉर्मली हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, राइट। तो ये नॉर्मली बसत रजिल का जो बसतगढ़ का लेख है, जहाँ पर नॉर्मली इसकी जानकारी मिलती है, इसी टाइम पर अरबों के आक्रमण से नॉर्मली क्या होता है, होने की शुरुआत होती है। 648 ईस्वी तक नॉर्मली राजस्थान में शांति रहती है। 648 ईस्वी में क्या हो जाता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की मृत्यु के साथ, जैसे ही मृत्यु हुई, धीरे धीरे फिर से दोबारा जो छोटी छोटी जातियां थी या छोटे छोटे राजवंश थे, उन्होंने लड़ाइयां करना शुरू कर दिया और यहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है। यानी इनके टाइम पर जो ये छोटे छोटे जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में जातियां थी, छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, वंश थे, उन्होंने जो इनके सामंत हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। और इसी टाइम से एक नए युग की शुरुआत होती है हर्षवर्धन के बाद में, जिसको हम कहते हैं राजपूत युग, यानी राजपूत काल जिसको कहते हैं। राजपूत काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पर जितने बहुत ज्यादा जो अलग अलग क्षेत्रों में राजवंश उदय हुए थे, उनमें सबसे ज्यादा राजपूत राजवंश थे। चलिए, राजपूत काल के बारे में कभी और विस्तार से डिस्कस करेंगे। इससे ज्यादा अलावा आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस टाइमिंग को लेकर। होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। बाकी का कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताना, पूछ लेना मुझसे कोई भी अगर डाउट हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक से जरूर कर देना, ताकि इस तरह से कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री है वो डेली हम कवर कर सकें। तो मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि पूरी राजस्थान की हिस्ट्री हम कवर करें इसमें, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। और एक नई सीरीज भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, डेली 100 क्वेश्चन का एक राजस्थान जीके का टेस्ट। तो उससे मिलते हैं। चलिए, लाइक से जरूर कर देना और आपका जो भी रिव्यू है कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको सीरीज। थैंक यू।